नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसमें हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 18वीं क्लास है, क्लास 18 है। इससे पहले हम लोगों ने समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया, समान GS के प्रश्नों पर चर्चा किया और ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों, GSYVS चैनल पर जा करके हमारे इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन गई है। दोस्तों, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्न, मतलब कंप्यूटर के हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न और वेद या फिर पुराण जिनसे भी रिलेटेड प्रश्न हम लोग आप डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, वह जाएगा आपका एक्सेल। एक्सेल दोस्तों आपका हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सेल दोस्तों डेटा विश्लेषण और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक सहायक और शक्तिशाली प्रोग्राम है। और यह दोस्तों विंडोज, एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये आपका ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें कई कॉलम्स और रोस होते हैं, जहां एक कॉलम और एक रो का प्रत्येक प्रतिच्छेदन का एक सेल होता है। बस दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है आपका इसके अंदर ज़्यादा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका आगरा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आगरा में स्थित है। दोस्तों, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी में 1949 में, भी याद रखिएगा 1949 में। एक प्रश्न देखिए आपका ये भी बन गया 1949 में स्थापित भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रमुख संघीय संगठनों में से एक है, जिसकी 1000 से अधिक कंपनियों और इससे जुड़ी ट्रेड कमोडिटी निकायों की सदस्यता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, पाणिनि कौन थे? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। पाणिनि दोस्तों एक विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा इनका जन्म दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी पर सलातुल में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाणिनि का जन्म हुआ था सलातुल में, सिंधु नदी के पर हुआ था। वह एक संस्कृत व्याकरणविद थे और उन्होंने स्वर विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और आकृति विज्ञान का व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, और उन्हें संस्कृत की भाषा और साहित्य का संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत की भाषा और साहित्य का संस्थापक किसे कहते हैं? दोस्तों पाणिनि को कहते हैं, पाणिनि को। और दोस्तों इनके दोस्तों अष्टाध्यायी या अष्टका पाणिनि का संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रमुख कार्य है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, मॉडेम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों डायल अप कनेक्शन के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडेम एक दोस्तों नेटवर्क हार्डवेयर उपकरण है जो एनालॉग टेलीफोन लाइनों में ट्रांसमिशन के लिए डिजिटल डेटा को परिवर्तित करता है और विपरीत परिचालन करता है। पुराने इंटरनेट नेटवर्क में दोस्तों डायल अप कनेक्शन का उपयोग करते हुए डेटा कनेक्शन को टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेजा जाता है, जिसके लिए डिजिटल डेटा को एनालॉग टेलीफोन सिग्नलों में से बदलने या इसके विपरीत करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, किसी भी प्रणाली से पानी के निष्कासन की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो किसी भी प्रणाली से पानी के निष्कासन की प्रक्रिया को कहा जाता है निर्जलीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्जलीकरण दोस्तों किसी भी प्रणाली से पानी के निष्कासन की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब बात करें निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण किसी भी प्रणाली से पानी को निष्कासित करना है। दोस्तों मनुष्य में निर्जलीकरण के परिणाम स्वरूप सिर दर्द, सुस्ती, कब्ज, उल्टी और पसीना होता है। तथा वाष्पीकरण की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो केवल तरल के खुले सतह पर और सभी तापमानों पर होती है, उसको दोस्तों वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। यही कारण गर्मियों में एक मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, हमारे शरीर में लिगामेंट्स किससे जुड़ते हैं?
तो हमारे शरीर में लिगामेंट्स हड्डी से हड्डी जुड़ते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों स्नायु बंधन एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। और स्नायु बंधन कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो दो हड्डियों को जोड़ता है। दोस्तों बात करेंगे टेंडन। टेंडन दोस्तों मज्जा से बने होते हैं और टेंडन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और मनुष्य में 11 प्रमुख अंग प्रणालियां हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य में कितने अंग प्रणालियां प्रमुख हैं, तो दोस्तों 11 प्रमुख अंग प्रणालियां। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, कवक हमेशा क्या होती है? तो कवक हमेशा हेट्रोफाइटस होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कवक हेट्रोफाइट्स होती है दोस्तों। अब दोस्तों अवधारणा इसकी बात करेंगे दोस्तों, तो ये R.H. विट केकर द्वारा 5 साम्राज्य से वर्गीकरण में परिभाषित 5 साम्राज्यों का एक नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया था दोस्तों। और कवक दोस्तों हेट्रोफाइट्स का जीवों का एक अनूठा साम्राज्य है। और कवक कॉस्मोपॉलिटन है जो और हवा, पानी, मिट्टी और जानवरों और पौधों में होते हैं। और कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो देखिए एक प्रश्न आपका और बन गया। तो कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बता रहा हूँ जो मैं। और दोस्तों हेट्रोफाइट्स की बात करें दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों वह अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाते। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया, यानी पुनः चुना गया? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया दोस्तों अजय सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो दोस्तों। शायद मैंने इसको करंट अफेयर्स के प्रश्न में कराया था, मतलब मैंने कहीं ना कहीं कराया था ये प्रश्न आपको। तो अजय सिंह को बॉक्सिंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। इन्होंने दोस्तों चुनाव में महाराष्ट्र के पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलार को हराया। यानी किसको हराया? इनको हराया, पूर्व खेल मंत्री आशीष शेलार को हराया। और ये कब हुआ दोस्तों? तो ये 2 फरवरी 2021 को हुए। BFI चुनाव में शेलार को 27 वोट से हराया था। और बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? तो इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, आप हराया उन्होंने महाराष्ट्र के, लेकिन नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, 100 रुपए के नोट पर मौजूद रूपांकन है। आपको बताना इसमें से कौन सा 100 रुपए के नोट पर मतलब छपा है। तो 100 रुपए के नोट पर दोस्तों है आपका रानी की वाव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रानी की वाव। और सांची का 100 दोस्तों आपका 200 रुपए के नोट पर है। ऐसे ही दोस्तों मैंने और ही बताया, जैसे कि आपका देख सकते हैं इंपॉर्टेंट 1 नंबर आपका यूपी लेखपाल में इससे भी आना है। 10 रुपए की नोट पर दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए की नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए में दोस्तों रथ के साथ हम्पी, तथा 100 रुपए के साथ में रानी की वाव जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। और 200 रुपए की दोस्तों नोट पर आपका सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। 500 रुपए की नोट पर आपका भारतीय ज्योति के साथ लाल किला। और 2000 रुपए की नोट पर मंगलयान यानी कि छपा है आपका। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर ट्रंक मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी जी ने लोगों से करो या मरो का आग्रह किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक बॉम्बे सत्र में अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की थी। अब दोस्तों इसी में आपका जैसे नमक मार्च ऐसी यानी दांडी मार्च और नमक मार्च है, तो ये दोस्तों आपका औपनिवेशिक भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो हम लोग खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन यानी 1924 के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, एक अखिल
इस्लामी राष्ट्रवादी विरोध अभियान था जिसका नेतृत्व ब्रिटिश भारत में शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम हजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, जिसे तुर्क खलीफा के खलीफा को बहाल करने के लिए रखा गया था। अब इसकी बात करेंगे तो पूर्ण स्वराज संकल्प, दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक होगी दोस्तों, पूर्ण नहीं पूर्ण स्वराज होगा यहाँ पे दोस्तों, आपका पूर्ण स्वराज होगा, ये लिखा है यहाँ पे पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज दोस्तों 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र जारी किया, जिससे कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों ने पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? 1 से 2 नंबर आपके अंतर्राष्ट्रीय से आने ही आने हैं, चाहे वो जल संधि हो या फिर किसी के देश की राजधानी हो, याद रखिएगा। तो जल संधि, आप तो दोस्तों मतलब एग्जामिनर भी फंसाने के लिए प्रश्न आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको इधर भी दे देगा साइड में, यानी मान लीजिए इस तरफ को 1 2 3 4 करके ये दे देगा, इधर ABCD करके दे देगा। आपको बताना है कि कौन सा इधर इधर मतलब तिरछा मिर्चा मारने के लिए आपको समझे सिस्टम बना देगा बिल्कुल बाकायदा। तो आपको छांटना कौन किसका, ये तो ये है कि ये है, मतलब ऐसे आपको फंसाना है। और ऑप्शन दे देगा आपको, मान लीजिए पहले का मैंने ऑप्शन लिख दिया, पहले का ऑप्शन लिख दिया, दूसरा और तीसरा, पहला या फिर चौथा, मतलब इन ऐसे 2 ऐसे कर देगा, 4 2 1 4, मतलब एक प्रकार से आपको फंसाने के लिए कि आपको 3 4 अब आपको 2 तो पता है लेकिन तीसरा नहीं पता, इसलिए आपको ध्यान रख के दोस्तों करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करता है तो जिब्राल्टर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिब्राल्टर इसका सही उत्तर है। अब इसकी बात कर लेंगे और अन्य दोस्तों कौन कौन सी जल संधियाँ जैसे मुख्य मेन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उनको हम लोगों ने मतलब बताया, आप सबके लिए आप दे सकते हैं। जिब्राल्टर की जल संधि की बात करेंगे तो जिब्राल्टर की जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। और इसके बाद बात करेंगे सुंडा जल संधि, जैसे इसकी बात करें सुंडा जल संधि की, तो सुंडा जल संधि इंडोनेशियाई सेलाट सुंडा एक चैनल है जो जावा पूर्व और सुमात्रा के द्वीपों के बीच स्थित है और 16 से 70 मील यानी 26 से 110 किलोमीटर चौड़ा है। और सुंडा जल संधि मध्य हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है, याद रखिएगा, मध्य हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसके बाद ताइवान जल संधि की बात करें, ताइवान जल संधि जिसे फार्मोसा जल संधि के रूप में भी जाना जा सकता है। आपसे देखिए एक प्रश्न आपका इसमें बन गया, तो किसको फार्मोसा जल संधि के नाम से जाना जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले तो इसमें आपको लिख दे ताइवान जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, मतलब 4 5 आपको ऑप्शन दे देगा, आपको बताना कौन सा होगा, तो ये आपको लगा देना है। तो ताइवान जल, और इसे दोस्तों 180 किलोमीटर चौड़ी जल संधि जो ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करती है, ताइवान और महाद्वीपीय एशिया के द्वीप को अलग करती है। यह जल संधि वर्तमान में दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है और सबसे सकरा 2230 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बाद बात करेंगे तुस्सिमा जल संधि, तुस्सिमा जल संधि या फिर पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, जो जापान के सागर यानी पीला सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ था, दोस्तों वैदिक युग में जो एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता है जिसका अर्थ है दोस्तों पशुओं का स्वामी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पशुओं का स्वामी। जिस समय दोस्तों आर्यों ने पहली बार भारत में प्रवेश किया उसे दोस्तों प्रारंभिक वैदिक युग किया। और बात करें प्रारंभिक वैदिक युग कब है, कब से कब तक, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इस अवधि के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत दोस्तों है आपका ऋग्वेद में है। और राज्य चरित्र में दोस्तों आदिवासी आदिवासी प्रमुख को राजन कहा जाता था, आदिवासी प्रमुख को दोस्तों राजन कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, तो महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया अनुच्छेद
14 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में दोस्तों भारतीय संविधान में लिंग आधारित या फिर भेदभाव को समाप्त करना भारत के संवैधानिक संपादन के मूल सिद्धांतों में से एक है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है और भारत के संविधान का अनुच्छेद भाग 14 महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 15 के 1 में दोस्तों राज्य को केवल धर्म, जाति या फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान या पर उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 15(2) में दोस्तों केवल धर्म, जाति या फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर नागरिकों को प्रतिबंधित करता है और किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के संबंध में हो। और अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 दोस्तों सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है सार्वजनिक रोजगार या फिर किसी कार्यालय में नियुक्ति से संबंधित मामले और विशेष रूप से लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123 के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार है। दोस्तों जब संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को कुछ कानूनी अधिकार दिए जाते हैं दोस्तों, वह दोस्तों अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में सत्रावसान नहीं करते हैं और इसलिए संसद में कानून बनाना संभव नहीं है। राज्य में दोस्तों राज्यपाल अध्यादेश को लागू कर सकता है और अनुच्छेद 213 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। मतलब 123 राष्ट्रपति के लिए और अनुच्छेद 213 ये दोस्तों राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, संसद में से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? दोस्तों मैंने इसमें ज़्यादातर कंप्यूटर के, हिस्ट्री के, मतलब इतिहास के और उसके अलावा संविधान से प्रश्न अधिकतर पूछे मोस्टली। तो संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद किस सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? दोस्तों 60 दिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 दिन तक अगर बिना बताए मतलब 60 दिनों की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है और या फिर अध्यक्ष या फिर स्पीकर खाली हुई सीट की घोषणा कर सकता है। मतलब बिना बताए अगर आप गए तो आपकी सीट चली जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही कितने सांसद आप भी जानते होंगे, कोई कहाँ घूम रहा, कोई इटली घूम रहा है, कहीं कोई घूम रहा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी का। तो वो कितने को 3-3 महीने मत नहीं है तो उनकी कोई बात नहीं होती। अब यही चल रहा है दोस्तों। यदि दोस्तों 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन अपनी सीट को रिक्त घोषित नहीं कर सकता, बशर्ते कि 60 दिनों की उक्त अवधि की गणना में किसी भी खाते का समय नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था। तो स्वदेशी आंदोलन का दोस्तों आंदोलन से भी आपके 2 नंबर यूपी लेखपाल, 2 से 3 नंबर भी हो सकते हैं, तो 2 से 3 नंबर आपके यूपी लेखपाल में पक्के हैं, 2 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं आपके। इसीलिए दोस्तों मैं आपका करा रहा हूँ भारतीय कांग्रेस, मतलब जितने भी आंदोलन हुए उन सभी से। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण था दोस्तों बंगाल के विभाजन का विरोध, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण 1905, याद रखिएगा कब गया था, 1905 में बंगाल के विभाजन माना जा सकता है। विभाजन के बाद दोस्तों एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन छिड़ गया जिसमें अहिंसक और हिंसक विरोध का बहिष्कार शामिल था। इसमें दोस्तों इस आंदोलन का नाम था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन रखा गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार करना शामिल था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों पुस्तकें भी याद रखिएगा, जो भी मेन हैं सभी, और जितने यूपी के अधिकतर मतलब कवि हैं या फिर जो भी यूपी से रिलेटेड उनकी जरूर याद रख लीजिएगा। और इस टाइम करंट अफेयर से भी जरूर प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर से भी एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। और हम लोग दोस्तों हर संडे वीकली करंट अफेयर सुबह 5 बजे आपको अवेलेबल कराते हैं, संडे सुबह 5 बजे हर सप्ताह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान।
गोदान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है। और दोस्तों काबरीवाला या फिर गोरा, गीतांजलि ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी है। गोदान की बात कर लेंगे दोस्तों, तो गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है। यह पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि, लेखक तथा संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे, जिन्होंने गीतांजलि बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। और 1912 में लंदन में प्रकाशित उनके संग्रह गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। लिखिए, आपका प्रश्न और बन गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो उनको मिला था 1913 में। किसके लिए मिला था? तो उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1912 में लंदन में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। और काबुलीवाला की बात करें तो काबुलीवाला 1892 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1892 में काबुलीवाला। और गोरा की बात करें तो गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास, जिसे 1880 में ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1880 में। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, कीथल झील कहाँ स्थित है? तो कीथल झील जो कि स्थित है आपका आगरा में। ऑप्शन ए इसका सही। तो उत्तर प्रदेश में आगरा में कीथल झील, जिसे दोस्तों सर सरोवर भी कहा जाता है, और यह रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। सर सरोवर दोस्तों झील में 106 से अधिक प्रवासी पक्षी रहते हैं, मतलब आराम करते हैं या फिर रहते हैं। झील का पानी दोस्तों आगरा नहर से प्राप्त होता है। यह नहर दिल्ली से यमुना नदी पर ओखला बैराज से निकलती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, इससे दोस्तों एक प्रश्न आपका बहुत जरूर बनेगा कर्क रेखा से। आपका कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है? बताना आपको किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये दोस्तों नहीं गुजरती, तो दोस्तों भूटान से होकर के नहीं गुजरती। ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर है। ऑप्शन बी इसका गलत उत्तर, भूटान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब मैंने इसमें 3 चरण बनाए हैं आपको कर्क रेखा से, कि मतलब आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से, जैसे कि देख सकते हैं आप कि कर्क रेखा जो कि ट्रॉपिक भूटान से होकर नहीं गुजरती, और प्राइम मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन के पूर्व में चलते हुए कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती। किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब। आपका 1 नंबर आपका पक्का, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, यूएई अब यानी कि अबू धाबी, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, मैक्सिको, बहामा, पश्चिमी सहारा यानी मोरक्को द्वारा दावा किया गया क्षेत्र, सहरावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसके बाद बात करेंगे मॉरिटानिया तथा माली। ये दोस्तों हैं। अब दोस्तों कैंसर के टॉपिक यानी कर्क रेखा निम्नलिखित महासागरों की बात करेंगे। महासागरों कहाँ और समुद्र से होकर कहाँ कहाँ गुजरती है इसकी? दोस्तों ये लाल सागर, हिंद महासागर, ताइवान स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर, और फिलीपीन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अब बात करेंगे भारत से कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती? तो दोस्तों भारत में यह 8 राज्यों से होकर के गुजरती। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों याद रखिएगा, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, या फिर त्रिपुरा या फिर मिजोरम, क्योंकि इनमें मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड आपको फंसाने के लिए, पूर्वोत्तर से ज़्यादा इसमें फंसाने के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए सभी 8 हो याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण तो दोस्तों ये है आपका ऐरावतेश्वर यानी ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों तंजावुर जिले में कुंभकोणम के पास दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के राज चोल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया, किसके द्वारा बनाया? राजा चोल द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ये दोस्तों द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही जल्द कुछ चैनल पे हम लोग चेंजमेंट करने वाले हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 1 तारीख से यानी कि अगले साल से 1 तारीख से दोस्तों हम लोग
चैनल में कुछ बदलाव कर सकते हो। बहुत से मेरे भाइयों ने बताया कि क्या कहते हैं कि इसको जब आपका चैनल मतलब हमारा चैनल GS यूट्यूब पर सर्च करने पर नहीं आता है, आता भी है तो जैसे मतलब स्पेस ना लगाए तब आता है, तो इसको मतलब शायद इसका हम लोग नाम चेंज करें और थोड़ा और भी चेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, या फिर आपका मतलब और भी जैसे ग्रुप डी का हो गया, उसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।